प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बताते चले आपको कि 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का भी ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। बाकी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो किन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जापुर की मजवा सीट पर हो रहा है, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर बताते चले आपको कि अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, मुरादाबाद की कुंदरी सीट पर चुनाव हो रहा है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। तो 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एक मिल्कीपुर जो सीट है उसको अभी तक उस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। आखिरकार ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग विधायक से सांसद बन चुके हैं, इसलिए यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। मंझवा सीट से विनोद कुमार बिंद विधायक से सांसद बने हैं। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर सीट से चंदन चौहान विधायक से सांसद बने हैं। यह सीट खाली हो चुका है, इसलिए उपचुनाव चल रहा है। कटेरी सीट से लालजी वर्मा विधायक से सांसद बने हैं। कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क विधायक से सांसद बने हैं, इसलिए यह सीट खाली पड़ा है। फूलपुर सीट की अगर बात करें तो प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बने हैं, इसलिए उपचुनाव यहां भी होने वाला है। खैर सीट से अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक से सांसद बने हैं, इसलिए सीट खाली है। बताते चले आपको सिसमाऊ सीट पर इरफान सोलंकी को सजा से यह सीट खाली हुई है। तो 9 सीटों पर जहां भी उपचुनाव हो रहा है, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ये 9 सीटों पर जिस तरह से ऐलान हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे कि यूपी का उपचुनाव का रण में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। सपा ने मैदान में प्रत्याशी का नाम का ऐलान भी कर दिया है। फुलपुर मुस्तफा शेख को उतारा गया है। सपा ने मैदान में कटहरी से शुभावती वर्मा को उतारा है। बताते चले आपको कि मंझवा की बात करें तो डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा की ओर से रण में उतारा गया है। बीएसपी की बात करें तो मीरापुर से शाहनजर को उतारा गया है इस सीट पर। मंझवा सीट की बात करें तो दीपू तिवारी को भी बीएसपी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है। कटहरी से अमित वर्मा को उतारा गया है। फूलपुर की बात करें तो शिव बरन पासी को उतारा गया है प्रत्याशी के रूप में। अयोध्या में एक संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां कांग्रेस पार्टी के महासचिव अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिरकत की है। वहीं उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन भी किया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मिल्कीपुर का ये एक राजनीतिकरण हर जगह में जिस प्रकार से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बना हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर का चुनाव की घोषणा बाकी अन्य चुनाव के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है और वो जनता का रुख जानती है। हार के डर से वो बचते चल रहे हैं, लेकिन जनता तैयार है। जब कभी भी चुनाव की घोषणा होगी, यहाँ की जनता उसका जवाब। 9 सीटों पे कांग्रेस का क्या? 9 सीटों पर ही नहीं, लेकिन मिल्कीपुर मिलाकर इन 10 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर हम भारी जो भी नेतृत्व निर्णय लेगा, इसमें अधिकांश सीटों पर मिलकर लड़ेंगे। 10 की 10 जीतेंगे, 10 भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। और मैं विशेष रूप से अयोध्या वासियों को, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से शिकस्त दी, हराया और उनके जो मंसूबे, जो गलत मंसूबे थे, उसका पूरी तरीके से उन्होंने पूरे अयोध्या से हरा के पूरे देश को संदेश दिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हापुड़ से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं हापुड़ न्यायालय, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 फरवरी 2022 को ओवैसी पर फायरिंग हुई थी। इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ये फायरिंग हुई थी। ओवैसी ने एडीजी प्रथम कोर्ट में दर्ज बयान कराया था। दोनों आरोपी भी बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं।
हापुड़ न्यायालय पहुंचे हैं ओवैसी। आपको बताते चले कि 3 फरवरी को जो ये घटना पेश आया था, ओवैसी पर फायरिंग की गई थी, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान ये फायरिंग हुई थी। अमन त्यागी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि हापुड़ न्यायालय पहुंचे हैं ओवैसी? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला 3 फरवरी 2022 का था, जब ओवैसी विधानसभा चुनाव को प्रचार को लेकर हापुड़ आ रहे थे। तभी उन पर जो है 2 अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसको लेकर आज वो हापुड़ न्यायालय पहुंचे हैं। और इस पर जो है शायद आज जो है पूर्ण तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो कल शायद वो हापुड़ आ सकते हैं। देखिए, हालांकि जब वो हापुड़ पहुंचा, उसी दिन हापुड़ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच अमन, क्या इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी थी, इसलिए ओवैसी हापुड़ न्यायालय पहुंचे हैं? खुशबू, बिल्कुल देखिए, आज ओवैसी के बयान होने थे, जिसको लेकर जो है पूर्ण तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई है और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में आज इनकी जो है जो बयान होने थे, जिसको लेकर आज पूर्णतः इस पर कार्रवाई नहीं हुई। कल इनको आना है और कल इनके बयान दर्ज होंगे। जी, बताते चले कि दोनों आरोपी भी बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। अमन त्यागी, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल खुशबू, देखिए आपको बताना चाहूंगा, पहले ओवैसी न्यायालय पहुंचे, फिर उसके बाद जो दोनों आरोपी थे जिन्होंने इन पर फायरिंग की थी, फिर वो भी जो है न्यायालय पहुंचे और उनके भी बयान दर्ज होने थे। लेकिन आज ओवैसी के जो बयान दर्ज होने थे, उनमें किसी वजह से कोई जो है कमी पाई गई, तो इसलिए उनके बयान कल होंगे और आरोपी हैं जो उनके बयान आज हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि हापुड़ न्यायालय पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी। आपको बताते चले कि कल बयान को दर्ज किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद ये जो पूरा मामला था वो कोर्ट तक पहुंचा और आज दोनों आरोपी के बयान दर्ज हुए हैं कोर्ट में। तो हापुड़ न्यायालय पहुंचे ओवैसी। बताते चले आपको कि बयान को दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वो कल अपना बयान को दर्ज करा पाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी में जलयान पंजीकरण के लिए अधिकारी आरटीओ प्राधिकारी नामित नदियों में जल परिवहन की संभावनाएं तलाशेगी और जिसके लिए सभी संभागों में आरटीओ को जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट। यूपी में नदियों में जो जलयानों को चलाने के लिए लगातार कवायद चल रही है। सरकार अरसे से इसके लिए चल रही है, भी चाहे वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मथुरा हो, तो हर जगह पर जो है जलयानों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नदियों का कैसे उपयोग कर सकें और इनका आवागमन के लिए उपयोग कैसे किया जाए। इसको लेकर के परिवहन मंत्री ने खुद जो है समीक्षा भी की है और उन्होंने जलयानों की जो है तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ संभावनाएं कैसी कैसी हैं और किन जिलों की नदियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। तो ऐसे जो है लखनऊ में गोमती के लिए भी चल रहा है कि गोमती में कैसे जलयान का फायदा उठाया जाए। ये अखिलेश सरकार में एक बार हुआ था कि हाँ, जो गोमती नगर में गोमती नदी पर चलेगी जो है जलयान नौकाओं का विस्तार किया जाएगा, लेकिन वो सफल अमली जामा नहीं मिल पाया। अब फिर सरकार कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ नदियों में पानी है, अच्छी खासी संख्या में जो है जल में उपलब्ध है, तो वहाँ पर जो है ये जलयान की सुविधा दी जाए और लोगों को जलयान का फायदा मिल सके। अब इसके लिए परिवहन विभाग ने आरटीओ भी तैनात कर दिए हैं कि सभी जिलों के आरटीओ से कहा गया जहाँ जहाँ जलयान संचालित करने की संभावनाएं हैं उसकी रिपोर्ट बनाएं और सरकार को सौंपें। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद ये तय होगा कि कहाँ कहाँ जलयान की सुविधा कैसे मिल पाएगी। और अभी क्या है, वाराणसी में जैसे जो सुविधा मिल रही है, अयोध्या में सुविधा शुरू होने जा रही है, कानपुर में चल रही है और जो है बहुत बड़े तादाद में बोटिंग की सुविधा मौजूद है, लेकिन लखनऊ में ये सुविधा भी बहुत जो है नाम मात्र के लिए है। तो ऐसी उम्मीद है कि ये योजना आने से लखनऊ में लोग उत्साहित होंगे और यहाँ भी जो गोमती में जलयान और नौका विहार का आनंद लोग उठा सकेंगे। कहना पसंद रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई। उसी को लेकर के प्रयागराज के जिलाधिकारी ने फूलपुर सीट के होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया है कि 13 नवंबर को फूलपुर सीट के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके संबंध में टोटल जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर जो भी आचार संहिता के नियम है उसका अनुपालन कराया जाएगा। इसके संबंध में सभी को निर्देशित करा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी सेंटर्स है हमारे सबको चिन्हित किया गया है और पोलिंग सेंटर्स पे जो मानक है उसके अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ अभी जो प्रोसेस रहेगा उस पे आचार संहिता के अंतर्गत
जो भी LOR के चीज़ें होती है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सभी पे सतत निगरानी रखी जाएगी। कोई भी चुनाव को प्रभावित करने की अगर किसी की संभावना है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र और लिकर और जो भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे चीज़ें उन पे भी हम लगातार चेकिंग करेंगे। इसके लिए फ्लाइंग और सभी की व्यवस्था की जाएगी। कल माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक डिटेल में कार्यक्रम निर्वाचन का जारी कर दिया गया है। हमारे जनपद में फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसके लिए आचार संहिता कल से लागू हो गई है। जो पूरा कार्यक्रम है 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा जो 25 तारीख तक चलेगा और इसमें जो मतदान का दिनांक है वो 13 नवंबर रखा गया और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी। तो हमारा मंडी समिति मुंडेरा है, वहाँ से हमारी पार्टी रवाना होगी और वापसी में हम लोग वहीं पे EVM को रिसीव करेंगे और हमारा जो मतगणना का कार्यक्रम है वो भी वहाँ पे संपन्न होगा। 4 लाख से ऊपर हमारे मतदाता हैं और 435 हमारे बूथ हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होगी। सभी व्यवस्थाएं हमने पूर्व से कर ली हैं, सभी ट्रेनिंग्स पहले से करा दी है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कार्मिक हैं। आज हमने प्रभारी अधिकारियों की और राजनीतिक दलों की बैठक आपकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में रखी है, तो उनको भी डिटेल में हम लोग ये कार्यक्रम की जानकारी देंगे और सकुशल निर्विघ्न रूप से निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न करेंगे। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। आजमगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी है गोली। प्राइवेट अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। मौके पर अधिकारी पहुंचकर मामले की कर रहे जांच पड़ताल। तो बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर हुआ है खूनी संघर्ष। आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। श्रावस्ती में अनियंत्रित DCM बाइक पलटी, दंपति हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा है अस्पताल। मेरठ में नाबालिग लड़की से की छेड़छाड़ और मारपीट, CCTV में कैद हुई है पूरी वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। तो संत कबीर नगर में तेज रफ्तार की कहर, सड़क हादसे में 2 की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अस्पताल। पीलीभीत में फर्जी सीमेंट की पैकिंग का पर्दाफाश, डैमेज सीमेंट से तैयार होता है अल्ट्रा ब्रांड। ठेकेदारों ने इसी सीमेंट के सहारे कई विभागों को लगाया है पलीता। अमेठी में बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी है टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आजमगढ़ में दोस्तों ने दोस्त को मारी है गोली। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की है कार्रवाई। अलीगढ़ में तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत से मचा है हड़कंप। मासूम सहित एक शख्स की दर्दनाक मौत, 1 दर्जन लोग घायल। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक के साथ की है मारपीट। दबंगों ने सिर में तमंचे की बट मारकर किया है घायल। मारपीट के बाद घर पर पथराव करने का भी गंभीर आरोप। आगरा में लुटेरों से भिड़ी बैंक मैनेजर युवती, घटना का लाइव वीडियो हुआ है वायरल। आगरा के ताजगंज क्षेत्र की पूरी वारदात। प्रयागराज में गंगानगर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी है गोली, गिरफ्तार किया गया है आरोपी। आगरा में संदिग्ध बुखार के चलते 7 साल की बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों में मचा है कोहराम। ग्रामीणों ने गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की उठाई है मांग। इटावा में स्वास्थ्य विभाग का चला है डॉक्टरों के खिलाफ अभियान। 2 क्लिनिक, 1 पैथोलॉजी लैब सीज। अंबेडकर नगर में पैसे चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ है वायरल। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का मामला। 30 से 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की।
फर्रुखाबाद में एसपी आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। साइबर क्राइम के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी। झांसी में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। बिजनौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश के हौसले बुलंद, बदमाश ने रात भर गांव में मचाया उत्पात, महिला कथावाचकों की गाड़ी पर किया है पथराव। फर्रुखाबाद में 2 महीने से गायब चकबंदी कानून गौ को पुलिस को अभी तक नहीं मिला है सुराग। चकबंदी ऑफिस के सामने धरने पर बैठा है परिवार। महोबा में पेट्रोल पंप कर्मी ने विधायक से लगाई शादी कराने की गुहार, वोट देने के बदले शादी कराने की मांग। विधायक ने जल्द लड़की की तलाश कर शादी कराने का दिया है आश्वासन। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, एटीएल में मिला युवक का शव, इलाके में मची सनसनी। फतेहपुर में खड़े ट्रक में घुसी बेकाबू कार, 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कराया है पोस्टमार्टम। रायबरेली में एक साथ 88 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में हुआ है बड़ा बदलाव। निरीक्षक, उप निरीक्षक समेत सिपाहियों के कार्य क्षेत्र में किया गया है बड़ा बदलाव। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा है कहर, अनियंत्रित कार ने सवारियों से भरे ई रिक्शा को मारी है टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से हुए हैं घायल। प्रतापगढ़ में महिला की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने एनकाउंटर में हत्यारोपी विनय पटेल को किया है गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।